हेलो स्टूडेंट। तो जैसा कि आपको पता ही होगा कि आप सभी के जो है मिड टर्म के एग्ज़ाम आने वाले हैं और ये जो भी मार्च है, मार्च के मिड से स्टार्ट हो जाएंगे। और एक और न्यूज़ है कि शायद से जो आपके एग्ज़ाम है मिड टर्म के अलावा मतलब मिड टर्म के बेस पे ही आपको 12th में भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो ये एक सैम्पल पेपर है मेरे पास मिड टर्म का, जो कि 40 मार्क्स का है और समय इसका 1.5 घंटे का है। तो मे बी जो आपका जो मिड टर्म आने वाला है तो हो सकता है सेम ऐसा हो सकता है। सेम आने का मतलब स्ट्रक्चर तो सेम ही होगा, क्वेश्चन आपके चेंजेस होंगे। फिर भी मैंने कुछ क्वेश्चन यहाँ पे तैयार किए, मैंने नहीं, राजकीय प्रतिभा विकास विद्यालय सेक्टर 10 द्वारका न्यू दिल्ली 75, ये वहाँ का एक मिड टर्म का पेपर है। इसको आज हम सॉल्व करेंगे और सॉल्व करके देखते हैं कि हमें तैयारी कितनी है। और आपकी तैयारी नहीं भी है तो भी आप इस सैम्पल पेपर के ज़रिए अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं और कुछ क्वेश्चंस को समझ सकते हैं। मैं इस क्वेश्चन वाइज आपको समझाऊंगा इस पूरे पेपर का आंसर, और इसके ज़रिए आप बहुत कुछ समझ सकते हैं। तो आप पूरी वीडियो देखें, मैं चाहूँगा। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन आपका सेक्शन 1 का है कि भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। तो आप सभी को पता है कि भारत के संविधान को बनाने के लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। तो वही पूछा गया कि इसकी पहली बैठक कब हुई थी। तो पहली बैठक हुई आपकी 9 दिसंबर 1946 को। और भी इसके बारे में जानकारी कि संविधान सभा के आपका है तो अध्यक्ष पूछ सकता है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष पूछ सकता है। तो अध्यक्ष आपके हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ओके, खैर, तो यहाँ पर तो जो आपसे पूछा है तो आप बताएंगे कि जो पहली बैठक हुई है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई है। अगला क्वेश्चन आपका कि संविधान के किस अनुच्छेद में एक स्वतंत्र चुनाव आयोग का प्रावधान है। तो अनुच्छेद पूछा गया, यानी कौन से अनुच्छेद के द्वारा हमारा जो चुनाव आयोग है उसको शक्तियाँ प्रदान है, या फिर जो काम होता है ना कि भारत में जो भी कार्य होता है ना वो किसी एक अनुच्छेद द्वारा होता है। तो उसी तरीके से जो आपका स्वतंत्र चुनाव आयोग है उसको कौन कौन से प्रावधान दिए, किस अनुच्छेद के द्वारा। तो उसका जो आंसर है आपका वो जो है आपका अनुच्छेद 324 है, यानी कि ऑप्शन बी है आपका अनुच्छेद 324। इसके ज़रिए क्या है कि जो आपका चुनाव आयोग है उसको मतलब एक तरीके शक्ति दी गई है चुनाव कराने की। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन आपका कि राज्यसभा कब भंग होती है। तो हम सभी ने पढ़ा है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष का होता है। तो वो राज्यसभा का नहीं होता, वो राज्यसभा के जो भी मतलब सांसद हैं उनका होता है। ठीक है, जो मेंबर हैं उनका होता है। तो क्वेश्चन क्या है आपका, भंग कब होती है। तो ये जो राज्यसभा होती है वो कभी भी भंग नहीं होती है। जैसा कि आप सभी को पता है कि राज्यसभा के इलेक्शन जो होते हैं हर 2 साल पे होते हैं। ठीक है, ये लोकसभा की तरह नहीं है कि 6 साल मतलब 5 साल पे भंग हो जाएगी। ठीक है, तो राज्यसभा क्या होती है, कभी भी भंग नहीं होती है। इसके जो मेंबर्स होते हैं ना उनका बस कार्यकाल होता है 6 वर्ष का। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था आपका, कब भंग होती है। तो कभी भी नहीं। ओके, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो राष्ट्रपति का चुनाव डैश वर्ष के लिए किया जाता है। तो कितने वर्ष के लिए, 5 वर्ष के लिए। यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति बनते हैं उनका जो चुनाव होता है वो 5 वर्षों के लिए होता है। यानी कि टाइम पीरियड पूछा गया है कितने वर्ष के लिए वो बनते हैं, तो आप 5 वर्ष बताएंगे। खैर, अगला क्वेश्चन आपका कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को कौन शपथ दिलवाता है। तो उसका जो आंसर है आपका वो है आपके राष्ट्रपति जो है वो उनको शपथ दिलवाते हैं। चलिए फिर अगले सेक्शन पे, सेक्शन बी। तो यहाँ पर आपको इस गद्यांश के जरिए क्या करना है, इसको पढ़ना है अच्छे से और फिर इसका आंसर देना है। तो ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने की बात किसने करी। तो ग्राम पंचायतों को मजबूत बनाने की जो बात करी थी वो करी थी आपके महात्मा गांधी ने। आपके नहीं, मेरे भी और सभी के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी। ओके, अगला है आपका कि सत्ता के विकेंद्रीकरण से क्या अभिप्राय है। देखिए वर्ड में ही है विकेंद्रीकरण, मीन्स कि आपको क्या करना है, जो पावर्स है उसको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन है सत्ता केंद्र के हाथों में मजबूत रहे, सत्ता राज्यों तक पहुँचे, सत्ता जनता तक पहुँचे, या फिर सत्ता केंद्र शासित प्रदेशों तक पहुँचे। तो यहाँ पर जो आपको लिखना है वो लिखना है सत्ता जनता तक पहुँचे, क्योंकि जो ग्राम पंचायत है उस ग्राम पंचायत को चलाने वाले कौन होते हैं, वहाँ की जनता ही होती है। तो वहाँ पर सीधा उनको ही क्या करनी है, हमें सत्ता देने की पावर देनी है। तो इसका जो ऑप्शन है क्या बनेगा आपका, ऑप्शन सी। ओके, गणराज्य से क्या अभिप्राय है। तो गणराज्य का प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाता है, सरकार का प्रमुख जनता के द्वारा चुना जाता है। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन बनेगा वो ऑप्शन सी बनेगा, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं। चलिए 6.4 क्वेश्चन आपका कि पंचायतों को मजबूत बनाया जा सकता है, तो आखिर कैसे। तो जनता को जागरूक करके या फिर पंचायतों को आर्थिक मदद देके। तो इसका भी ऑप्शन आपका सी है, यानी कि जनता को जागरूक करके और पंचायतों को आर्थिक मदद दे करके ही हम क्या कर सकते हैं, पंचायतों को मजबूत बना सकते हैं। चलिए अगले सेक्शन पे चलते हैं, सेक्शन सी। तो संविधान महत्वपूर्ण क्यों है। तो आप सभी को पता है संविधान जो है वो क्या करता है, नियमों और कानूनों का एक दस्तावेज है। यानी कि आप यही समझेंगे कि देश के शासन को चलाने के लिए हमें किसकी जरूरत पड़ती है, संविधान की जरूरत पड़ती है। तो आपको बस यही बताना है कि महत्वपूर्ण क्यों। तो इससे क्या होता है, किसी देश का शासन चलाया जाता है, देश के लोगों में समन्वय बना के रखा जाता है, सरकार जो होती है अच्छे से कार्य करती है। तो आपके देश में जो टोटल जितनी भी चीज़ें होती हैं वो सभी किसके द्वारा होती हैं, संविधान के जरिए ही होती है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है।
अगला क्वेश्चन है किन्हीं 4 मौलिक कर्तव्यों का वर्णन कीजिए। मौलिक कर्तव्य कौन से होते हैं? तो आपको पता ही है कि हमें अपने झंडे का सम्मान करना चाहिए, हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए, जो हमारी धरोहर है, धरोहर मीन्स कुतुब मीनार, इंडिया गेट, इन सब का सम्मान करना चाहिए। जितने भी हमारे मतलब आंदोलन कह रहा हूँ सॉरी, जिन्होंने हमें स्वतंत्रता दिलाई, जैसे कि मान लीजिए महात्मा गांधी हो गए, सरदार वल्लभ भाई पटेल हो गए, इन सब के प्रति हमें अपना क्या सम्मान रखना चाहिए। ठीक है, तो यही आपके क्या होते हैं? मौलिक कर्तव्य होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्र व निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कोई 4 प्रावधानों का वर्णन करना है। तो हमें क्या बताना है कि आखिर किस तरीके द्वारा जो आपका चुनाव है वो ठीक तरीके से हो सकता है। तो यही है आपका कि जो वोटिंग है आपका कैसे होनी चाहिए, जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार है उसके ज़रिए होनी चाहिए। ठीक है, जो चुनाव आयोग है उसको ऐसे व्यक्तियों को चुनना चाहिए जो कि हैं वो किसी पार्टी के पक्ष में ना हो। ठीक है, तब क्या होगा कि आपका जो चुनाव होगा निष्पक्ष होगा। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि कहीं पे धांधली वगैरह होती है तो उसके सही से मुहैया कराई जाए चीज़ों को, कि धांधली वगैरह ना, मतलब पुलिस के कर्मी वहाँ पे मौजूद हो, सीआरपीएफ के कर्मी वहाँ पे मौजूद हो, तभी क्या होगा आपका जो चुनाव है बढ़िया से हो सकता है। इसके अलावा ये भी है कि बहुत बार देखा जाता है कि कभी कभी जो पावरफुल लीडर्स होते हैं या फिर मान लीजिए वो कोई मतलब ऐसे किसी का तो नहीं, लेकिन फिर भी मान लीजिए कि कुछ लोग होते हैं कि मतलब गुंडों वगैरह का सहारा लेते हैं चुनाव करने को। तो इन सब चीज़ों को भी रोकना चाहिए, तब जाकर क्या होगा आपका जो चुनाव है वो क्या होगा, स्वतंत्र भी होगा और निष्पक्ष भी होगा। ठीक है, अगला है लोकसभा अध्यक्ष के कार्यों का वर्णन करें अथवा मूल अधिकारों और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर कीजिए। लोकसभा अध्यक्ष काम क्या है? इसका काम यही है कि जो आपका जो संसद बैठती है उसके जो मतलब जो सांसद हैं उनकी निगरानी रखना, उनको वो कुछ ज़्यादा ना बोले उसके ऊपर रोक लगाना, जो बिल वगैरह होता है उसको पारित करना। ठीक है, और मान लीजिए कि किसी लोकसभा के सांसद ने ज़्यादा बोल दिया हो तो उसको वो बाहर भी निकाल सकता है। होता है ना, जैसे कि क्लासरूम में मान लीजिए हम क्या करते हैं, टीचर से थोड़ी सी बदतमीजी कर जाते हैं तो टीचर्स क्या करते हैं, आपको क्लास से बाहर कर देते हैं। तो सेम वही लोकसभा अध्यक्ष का काम क्या है कि लोकसभा में अगर कोई सांसद जो है ज़्यादा अगर बोलता है, ज़्यादा बोलने का मीन्स ये है कि अपशब्द का इस्तेमाल करना और कुछ ऐसी गतिविधियां कर देना जिससे आपकी जो लोकसभा है वो थोड़ी सी मतलब असहज सी हो जाए, फिर जो भी, तो उन सब पे जो निर्णय लेता है वो कौन लेता है, आपके लोकसभा अध्यक्ष हैं। हालांकि अध्यक्ष के और भी कार्य होते हैं। चलिए मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर। देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में मुझे लगता है तो आ ही जाएगा। वैसे तो ये इसमें आ ही रखा तो आपके एग्जाम में भी आ ही सकता है। तो मूल अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में क्या है कि मूल अधिकार जो है ये हमें संविधान की तरफ से लागू हो चुके हैं, ये लागू नहीं हुए हैं। कौन से? नीति निर्देशक तत्व। इसके अलावा जो मूल अधिकार होते हैं वो व्यक्तिगत होते हैं, लेकिन जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं वो समाज के लिए होते हैं। ठीक है, मूल अधिकारों से किसी एक व्यक्ति का भला होता है, लेकिन नीति निर्देशक से एक समाज का भला होता है। यही क्या है, इनके बीच का अंतर है, यही आपको लिखना है। ठीक है, आपको अगर आंसर की चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कर बता सकते हैं कि हमें आंसर की चाहिए। इसके अलावा मैं अपना एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक पे आप क्लिक करके इसके आंसर की डाउनलोड कर सकते हैं और पढ़ सकते हैं। चलिए अगला कि नीचे दिए कार्टून को ध्यान से देखिए और निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो हाथी के पूंछ खींचने वाले नेता का नाम बताना है। तो ये आपके हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। और वयस्क मताधिकार से क्या समझते हैं? तो वयस्क मताधिकार क्या होता है कि भारत में, या फिर भारत नहीं, आप ऐसे बताएं कि 18 वर्ष का जो भी व्यक्ति है जिसका पहचान पत्र बना हुआ है उसको वोट डालने का अधिकार है बिना किसी भेदभाव के। मतलब कि ना वो पुरुष हो महिला, हमें उससे क्या मतलब, उसका कोई भेदभाव नहीं हुआ और वो वोट डाल सकता है। यही क्या है आपका वयस्क मताधिकार है। खैर, हाथी की पूंछ खींचना किस ओर संकेत कर रहा है? तो हाथी की पूंछ किस ओर संकेत कर रहा है भाई कि हमें जो है वयस्क मताधिकार के बेस पे क्या करना है, हमें वोटिंग करानी है। यही ये संकेत कर रहा है एक तरीके से, यानी कि कितना मुश्किल है इस आधार पर वोटिंग कराना, ये यहाँ पर दिखाया जा रहा है। और इसके अलावा कार्टून में हाथी की समस्या की ओर संकेत करता नजर आता है कि देखिए भारत में पहली बार चुनाव होने जा रहे थे, तो ये बहुत ही गंभीर समस्या थी कि हम चुनाव सही से करा पाएंगे या नहीं करा पाएंगे। इसीलिए यहाँ पर क्या दिखाया गया, जवाहरलाल नेहरू को हाथी को खींचते हुए दिखाया। कितना मुश्किल काम है आप खुद ही समझिए। तो ये चित्र जो है यही इंगित करता है। चलिए अगला कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित शब्दों को विस्तार से समझाइए। तो देखिए न्याय, तो भारतीय संविधान में न्याय जो मिला हुआ है हमें 3 रूपों में न्याय है, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। इन तीनों न्याय को आपको बता देना है। स्वतंत्रता जो हमें मिली है, जिसके आपने जो मौलिक अधिकार पढ़े होंगे, उसमें स्वतंत्रता की मतलब कहीं भी जाने की स्वतंत्रता, कुछ भी बोलने की स्वतंत्रता, कुछ भी लिखने की स्वतंत्रता, भारत में कहीं बसने की भी स्वतंत्रता, वो वाली है। इसमें समानता आपको पता ही होगी कि भारत में सभी व्यक्तियों को हमें समान समझना है, बंधुत्व, भाईचारे की भावना, धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्म समान है, और समाजवादी की जो जनता है उसके कल्याण के लिए कार्य करना। ठीक है,
भारतीय संविधान के भाग 3 में वर्णित 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन करना है। तो आपकी किताब में 6 मौलिक अधिकार होंगे। स्वतंत्रता का अधिकार, और समानता का अधिकार, धार्मिक धर्म वाला अधिकार है, और इसके अलावा शोषण के विरुद्ध अधिकार है, और कौन सा है, और एक सांस्कृतिक अधिकार है, और एक अधिकार कौन सा है जिसको हृदय एवं आत्मा बोला गया, वो है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये आपके 6 मौलिक अधिकार बनते हैं। इन मौलिक अधिकारों को आपको इसमें बता देना है। और अगला क्वेश्चन है आपका कि मंत्री के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन करता है। तो प्रधानमंत्री का कार्य क्या होता है? प्रधानमंत्री जो होता है वो सरकार का मुखिया होता है। कार्य क्या है इसका? और प्रधानमंत्री का कार्य आप ये लिख सकते हैं कि ये मंत्री परिषद को बनाता है। जैसे कि मंत्री परिषद का मतलब ये है कि जो केंद्रीय मंत्री होते हैं आपको उसकी नियुक्ति प्रधानमंत्री करता है। ठीक है, और मान लो विदेशों से संबंध बनाना भी प्रधानमंत्री का काम है। बहुत सारी योजनाएं वगैरह जो लाई जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा ही लाई जाती है। ठीक है, और अगला है आपका कि राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियों का वर्णन कीजिए। तो राष्ट्रपति का कार्य क्या है? राष्ट्रपति का कार्य यही है कि जो भी आपके बिल होते हैं उसको ये पारित करता है। बिल मतलब जो विधेयक है, विधेयक पे साइन होने के बाद राष्ट्रपति के वो क्या बन जाता है? एक कानून बन जाता है। ये भी इसका कार्य है। इसके अलावा ये प्रधानमंत्री की नियुक्ति करता है, और जो सुप्रीम कोर्ट है उसके जज की नियुक्ति करता है। ये सब इसी के कार्य आते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक पेपर था। हालांकि आपको समझ आ गया होगा। अगर नहीं समझ आता है तो आपको मैं आंसर की उपलब्ध करा दूंगा। आप उस आंसर की को देख करके समझ सकते हैं। ठीक है, और आंसर की आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए मेरी वीडियो को। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।